ओके डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स ख़त्म करे। हमने देखा कितने तरह के राइट्स हैं, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग आर्टिकल्स, उनके अंदर के डीप मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स आपका यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो उसके हमने बेसिक को समझा। अब एक नई चीज़ यहाँ पर को आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो काफ़ी डिबेटेबल रहता है ये दोनों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स। अब डिफरेंस क्या है पहले तो ये समझते हैं आगे पढ़ने से पहले। बिफोर कंटिन्यू द चैप्टर, just we try to understand what is the difference between directive principles of state policy, DPSP and fundamental rights। तो अगर एक बहुत ही मेजर डिफरेंस या फिर एक सिंगल डिफरेंस से मैं इस दोनों बातों को क्लियर करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स इज जस्टिफिएबल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट। मतलब डीपीएसपी के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। सीधा सीधा बेसिक डिफरेंस ये है। ओके, अब जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका मेन फंडा क्या था कि फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, लेकिन इनसे भी बात नहीं बनेगी, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले थे। तो उनके लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए कि भाई आप इनको फॉलो करें, लेकिन इनको फॉलो करना या न करना ये स्टेट पे छोड़ दिया गया। एक होता है ना जिसको हम कहते हैं राम राज्य, जहाँ सभी लोग खुश हैं। तो मतलब एक राम राज्य वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर को लेके आए थे कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं कि वो आइडियल स्टेट वैसा होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है किसी भी स्टेट पे कि उसके पास क्या उतने रिसोर्सेज हैं कि वो उस आइडियल स्टेट के एक्सट्रीम तक पहुंच सके। ये यहाँ पर को मेन है। तो जब आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब अभी आर्टिकल 36 to 51 यहाँ पर को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की बात होती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसी कैसी बातें वहाँ पर को की गई हैं कि ऐसा करना चाहिए, स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को ये करना चाहिए, कि जो जो बता रखा है वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन एक एक शुड मतलब करना चाहिए। वहाँ पर को बताया कि भाई ऐसा करना चाहिए आपको, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो। हो सकता है तो इट्स गुड, अदरवाइज इसको ऐसा नहीं हो रहा है कहने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात ये है। ओके, नाउ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू that independent India was going to face many challenges. Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of all citizens. They also thought that certain policy direction was required for handling these problems. At the same time, the Constitution did not want future governments to be bound by certain policy decisions. Therefore, some guidelines were incorporated in the Constitution, but they were not made legally enforceable. Means enforceable नहीं है, but fundamental rights are enforceable. This means that if a government did not implement a particular guideline, we cannot go to the court asking the court to instruct the government to implement that policy. जो मैंने अभी आपको बात कही, the same thing. Thus, these guidelines are non-justiciable. That is, parts of the constitution that cannot be enforced by the judiciary. ये part है DPSP, ये कोर्ट में जाके आप इसको लागू नहीं करवा सकते, अप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि ये तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। मतलब सीधा सीधा समझ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें, लेकिन ऐसा आपको करना चाहिए कहा गया है। ठीक है, जरूर मस्ट वाली बात तो नहीं है वहाँ पर। Those who framed our constitution thought at that the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously. Besides, they expected that the people would also hold the government responsible for implementing these directives. So, a separate list of policy guidelines is included in the Constitution. The list of these guidelines is called the DPSP, means the Directive Principle of State Policy.
What do the directive principles contain? The chapter on directive principle lists mainly three things: the goals and objective that we as a society should adopt, कि एज अ सोसाइटी हमको क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्या हमारे गोल होने चाहिए, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। बहुत ही एक आइडियल, मैंने कहा ना, एक राम राज्य, एक आइडियल स्टेट। Certain rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights, and a certain policy that the government should adopt. You may get some idea of the vision of makers of a constitution by looking at some of the directive principles shown below. The government from time to time tried to give effect to some directive principles of state policy. They passed several Jamindari abolition bills, the nationalized banks, enacted numerous factory laws, fixed minimum wages, cottage and small industries were promoted, and provisions for reservation for the uplift of the scheduled caste and scheduled tribes were made. Such efforts to give effect to the directive principles include the right to education, formation of Panchayati Raj Panchayati Raj institutions all over the country, partial right to work under employment guarantee program and the मिड डे मील स्कीम etc. तो ये जमींदारी एबोलिशन बिल है, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, न्यूमरस फैक्ट्री लॉज हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए को अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो मिड डे मील स्कीम है, ये सब किसके अंदर आते हैं? डीपीएसपीस के। अब एक बार, ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, एक बार हम डीपीएसपी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो आपको बहुत एग्जैक्ट व्यू मिलेगा कि दैट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट फ्रॉम स्टेट। ओके, लेट्स चेक। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, तो ये भी याद रखना, पार्ट 4 में है आर्टिकल 36 टू 51 तक जाता है, और 51A में फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती हैं, जो एज अ सिटीजन हमको हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए वो वहाँ पर बताया गया है। वो भी इन्फोर्सिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी मतलब क्या, आपको क्या करना चाहिए, अब करें ना करें ये तो फिर डिपेंड करता है। आर्टिकल 36 सीधे कहता है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3, मतलब स्टेट की मीनिंग यहाँ पर कुछ सेम होनी है। 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट, द प्रोविजन कंटेंट पार्ट शेल बी नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट, द सेम थिंग कि कोर्ट में एप्लीकेबल, आप इन्फोर्सिएबल ये नहीं है, कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते भाई ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, ये तो डीपीएसपी में है, ये इन्फोर्सिबल नहीं है, उसने सीधे कह दिया है, आप कोर्ट में जाके इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होता है, यू कैन गो टू द कोर्ट, फॉर पार्ट 4 यू कांट। ओके, तो कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे रूल्स या फिर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिससे आपको समझ में आए। Certain principle of policy to be followed by the state. The state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood. ठीक है, हर एक मैन वुमेन सबको एक एडुकेट, एक अच्छा स्टैंडर्ड मिले लाइवलीहुड का, ठीक है, दैट द ओनरशिप ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ द मेटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड, that the nation operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, that there is a equal pay for equal work for both men and women, that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. Their children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. Okay, तो फर्स्ट वन क्या कहता है, दैट सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ये हमने देखा कि कोई मेल है, फीमेल है, मैन है, वुमेन है, सबको, ठीक है, सब सभी सिटीजन्स को इक्वल सोर्स मिले, ठीक है,
एक लाइवलीहुड के इक्वल रिसोर्स मिलने चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और ऐसा ना हो that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subvert the common good। ओके, और कुछ इस तरह से जितने भी आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका ऑनरशिप या फिर कंट्रोल कुछ इस तरह से हो कि वो हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और मनी या फिर हम कह सकते हैं वेल्थ है, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब किसी एक के हाथ में क्या ना हो जाए, एक मोनोपोली ना हो जाए, और मेल और फीमेल दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस दिए जाएं। और किसी को द लास्ट वन व्हाट इट सेज E, that the health and strength of workers, men and women at the tender age of children, are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength। मतलब कोई अपने एज और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उससे कोई उनके मीन्स कह सकते हैं उसी के प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि उसकी एज उतना हैवी काम करने की नहीं है और उस काम में उसको लगा दिया जाए। तो एक आइडियल स्टेट की यहाँ पर को बात हो रही है। ओके, देन 39A की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई कहता है कि इक्वल जस्टिस मिलेगा, फ्री लीगल एड मिलेगी। 40th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, कि एजुकेशन है, वर्क है, या फिर पब्लिक असिस्टेंस है, ठीक है, पब्लिक हेल्प है। कुछ केसेस हैं जिसमें आप कोई ये आप ले सकते हो। ठीक है, ये like the state shall within the limits of economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disabled, and in other cases of underserved want। मतलब कि होता है ना कि जैसे आप जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि ओल्ड एज में पेंशन भी देती है गवर्नमेंट। तो ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है DPSPs का, कि अगर कोई बुढ़ापा किसी को हो गया, ठीक है, ओल्ड हो गया है, तो उसको फिर पेंशन भी देती है और पब्लिक असिस्टेंस का भी उसको राइट देती है। और आप देखते हैं, आप अगर कहीं बैंक में जाएं तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन बनती है। तो ये भी एक DPSPs का ही इफेक्ट आप वो देखते हैं। ठीक है, वरना क्या क्या ज़रूरत है सीनियर सिटीजन्स की अलग रो बनाना। तो ये एक DPSP में दिया गया है कि ये आइडियल स्टेट में क्या होगा, आप हर एक को उसके लेवल का क्या दे पाओगे, उसके लेवल की जो भी उसको ज़रूरत है वो उसको पूरी कर पाओ। तो दैट इज डायरेक्ट प्रिंसिपल। ओके, देन प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इसमें बेसिक बातें कर रखी हैं जो एक आइडियल स्टेट के लिए अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं कहा गया कि ये फोर्सिएबल है, इनफोर्सिएबल नहीं है। आप इनको ये नहीं दे सकते भाई नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट नहीं जाओगे। अब नहीं मिल रहा है तो को स्टेट नहीं कर पा रहा है तो कोई अलग बात है, बट इसको आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि जैसे उसके लिए आप रिट लगा सकते हो, हैबियास कॉर्पस, मेंडामस, अलग अलग तरह की रिट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप कोर्ट जा रहे हैं, इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात ये है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, अब हो सकता है तो ही पॉसिबल है। ठीक है, अगर पॉसिबल है तब, अदरवाइज तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं फ्रॉम 36 to 51 जहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आप उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A आर्टिकल 51A में यहाँ पर को बता रखा है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी हैं। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एक बार बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पर को ये सिटीजन्स को बता रखा है कि भाई एज अ सिटीजन आपकी क्या ड्यूटी है। अब ऐसा भी नहीं कहा है कि आपको ये करना ही है, लेकिन क्या करना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने लिए, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है यहाँ पर वो बताया गया है। बट ये भी फोर्सेबल नहीं है। जैसे it shall be the duty of every citizen of India to abide the constitution by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। अब ये कह रहा है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, उसके आइडियल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। अब अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर को आपको रोकेगा तो कौन। बट ये एक फंडामेंटल ड्यूटी आपको बताई है, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपने देखा होगा स्कूल में कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जिनसे आपके अंदर उस इंडिया के लिए कुछ, एक कहते हैं ना, एक राष्ट्रभक्ति जिसको हम कहते हैं, वो आप, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, पेट्रोटिज्म, ओके, पेट्रोटिज्म बनाए रखते हैं। तो वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब जब भी देश को आपकी ज़रूरत हो, आपको बुलाया जाएगा और आप जाएंगे, ठीक है। वैसे आपको जाना चाहिए, और ये तो आप मना भी नहीं कर सकते इसके लिए। अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ गई, कुछ वॉर हो गया ऐसा कि, हालांकि इंडिया के पास 4th नंबर पे इतनी बड़ी आर्मी है कि ऐसा कभी होगा नहीं, कि कभी ऐसा हो गया कि बहुत बड़ा वॉर हो गया, ज़रूरत पड़ गई, तो हमको जाना होगा वहाँ पर, बिना बुलाए भी जाना होगा, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ओके। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। Last one is also very important, who is parent or guardian to provide opportunity for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 years। ठीक है, चाहे पेरेंट हो या गार्जियन हो, 6 और 14 ईयर्स के बीच में अगर कोई चाइल्ड है तो उसको एजुकेशन दिलानी पड़ेगी। ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। हालांकि राइट टू एजुकेशन भी है हमारे पास, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी इसको रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस चैप्टर दैट्स ऑल ओनली, ठीक है, इतना ही इस चैप्टर में है। तो बेसिकली बहुत कुछ था इस चैप्टर में, ठीक है, जो हमने बात करी। तो यहाँ पर से आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या हमको दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। राइट टू प्रॉपर्टी ये बाद में अमेंड हो गया था, ठीक है, 1978 में बाय 44th अमेंडमेंट। आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया। ये लिखा भी है यहाँ पर, आर्टिकल 300A। ओके, तो इसके पीछे का भी एक लॉन्ग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, उसको देखेंगे किसी दिन। तो दिस इज़ ऑल। So then in next video we will do exercise, okay। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्या DPSPs हैं, क्या उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ओके।